दोस्तों वेलकम टू इलेक्ट्रिकल चैंपियन। स्टैटिक जीके के आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज में देखेंगे। ये हमारा सेकंड सीरीज है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो पंडित रविशंकर है वो संगीत की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो जो हमारे रविशंकर है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादक है पंडित रविशंकर। सेकेंड है हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, ये किससे संबंधित है। तो नॉर्थ इंडिया से संबंधित है। इसके अगर पूछ ली इनसे कौन संबंधित है तो पंडित भीमसेन जोशी, जिनको जो है वो 2008 में जो है वो संगीतकार का अवार्ड मिला था। थर्ड है कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य गायन, तो कर्नाटक शास्त्रीय गायन जो है वो कहाँ का है तो साउथ इंडियन का है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। कर्नाटक शास्त्रीय गायन के कोई संगीतकार बोले तो वो कौन है, MS सुब्बुलक्ष्मी हैं, जिनको भारत रत्न का मिला था 1998 में मिला था। और ये पहले संगीतकार है जिनको भारत रत्न मिला था 1998 में, MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कहाँ की है, कर्नाटक की है, शास्त्रीय गायन है। याद रखेंगे इस चीज़ को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर के बारे में हम लोग कुछ बात को देखेंगे। तो पंडित रविशंकर जो है वो क्या है, ग्रैमी अवार्ड पहली बार कब मिला था पंडित रविशंकर को, तो 1967 में मिला था वेस्ट मीट एल्बम के लिए, वेस्ट मीट ईस्ट, इस एल्बम के लिए जो है पंडित रविशंकर को पहला ग्रैमी अवार्ड 1967 में मिला था। कुल इनको कितना अवार्ड मिला है तो 4+1 मिला है, मतलब 5 मिला है। सेकेंड मिला था उनको 1969 में पद्म भूषण, 1967 में मिला था पद्म भूषण मिला था। 1981 में इनको पद्म विभूषण मिला था और 1999 में भारत रत्न मिला था। हम लोग इसको याद रखेंगे कि 1967 में उनको क्या मिला था, ग्रैमी अवार्ड मिला था। 1967 में उनको पद्म भूषण भी मिला था। 1981 में इनको पद्म विभूषण मिला था और 1999 मतलब 1981 में 18 साल बाद 1999 में उनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ये हम लोग याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि पंडित रविशंकर किस घराने से बिलोंग करते थे, तो वो बनारस घराने से बिलोंग करते थे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को पद्म श्री अवार्ड जो है ये हम लोग को पंडित रविशंकर को नहीं मिला है। नेक्स्ट है मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य है उसके दो भाव है, पहला तांडव, दूसरा है लास्य। तांडव पुरुष को दर्शाता है और लास्य स्त्री को दर्शाता है। पुरुष बोले तो भगवान शंकर जी को और स्त्री बोले तो पार्वती जी को। यहाँ पे बोला है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो मर्दाना पहलू है उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो उसको हम लोग चोलोम के रूप में जानते हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब है रास, क्या है तो ये रासलीला की प्रस्तुति है। अब है मणिपुरी डांस जो है वो किस पे आधारित है, तो ये राधा कृष्ण के प्रेम पे आधारित है, जिसको हम लोग वैष्णव संप्रदाय के से भी जानते हैं। मणिपुरी नृत्य का भाग क्या है, तो क्या है, लाई हैरोबा, देवताओं की मीरा बनना। इसमें क्या होता है, लाई हैरोबा में देवताओं का मीरा बनना होता है। मणिपुर में कितनी शैली हैं, तो मणिपुर में 3 शैली है। कौन कौन सी शैली है, मंडल रसक, ताई रसक, डंडा रसक। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसमें जो पोशाक का यूज किया गया है ड्रेस का, उसका क्या नाम है, तो मणिपुरी में जो पोशाक हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है पोटलाई ड्रेस। नेक्स्ट है बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है। बर्मी से ही पता चल रहा है क्या होगा, म्यांमार का जो है पुराना नाम था वर्मा। ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से हुआ था अलग, और उसका गठन कब हुआ था, 1937 में हुआ था। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और भी कुछ कंट्री है हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, उसके हम लोग उसका हम लोग राजभाषा को देखेंगे। तो पहला हमारा अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान का क्या है, दारी है, पश्तो है ना। भूटान है, भूटान का क्या है, नजगोका। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का है मलय और भाषा। ब्रुनेई का मलय, इजराइल का हिब्रू, या तो याद रहेगा। कंबोडिया, कंबोडिया का खामेर। मालदीव द्विवेदी। केन्या का स्वाहिली। फिर है ताजिकिस्तान का ताजिक। चीन का मंदारिन। दुनिया का सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा कौन सा है, हमारा मंदारिन है। हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे
सावो जोआवो त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो ये हम लोग यहाँ से एक लगा सकते हैं हिंट के तौर पे। यहाँ पे कैथोलिक ईसाइयों बोल रहे हैं, तो इंडिया में ईसाइयों इधर मिलता किधर है? तो साउथ की तरफ, साउथ इंडिया में। और गोवा एक जो है वो फेमस है ईसाइयों के लिए। तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं सावो जोआवो त्योहार मुख्य रूप में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो गोवा के द्वारा मनाया जाता है। अब मणिपुर का डांस देखेंगे तो मणिपुर का क्या है? शंघाई है, चुम्फा है। क्या होता है? लड़कियों के हाथ में क्या होती है? सगाई होती है, उसमें क्या मिलता है? मनी, मनी डायमंड मिलता है संगाई में। उसको क्या करते हैं? चूमते हैं। तो मणिपुर का हो जाएगा संगाई और चुम्फा। असम, असम का कौन कौन सा फेस्टिवल होता है? बिहू। असम में जो बिहू आएगी कैसी होगी? बैसागु। जो थोड़ा भी हल्ला करेगा तो उसको क्या कर देंगे? देहिंग पटकाई, याद रखेंगे हम लोग। नागालैंड में होता है हॉर्नबिल। क्या होता है? श्रिकनई, शनबन, थ्री किंग्स, टैटू महोत्सव, सिग्मो बोनोड्रम, अंगूर महोत्सव, वास्को महोत्सव। ये सब कहाँ का है? गोवा का है। नागालैंड का क्या है? हॉर्नबिल है और सिकरनई है। गोवा का और कौन सा है? गोवा में जाएंगे हम लोग, रेत आएगा, गोवा के रेत पे लोग सोएंगे तो वहाँ पे सनबर्न होगा, स्किन जलेगा। फिर थ्री किंग्स होंगे, टैटू महोत्सव होंगे, शिग्मो होंगे, बोनडरम होंगे, अंगूर महोत्सव है, वास्को महोत्सव है। ये सब कहाँ के हैं? ये सारे जो है डांस सारे फेस्टिवल जो है वो गोवा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है नीरुस्वामी पिल्लई और राजरतन पिल्लई किस वाद्य यंत्र से के लिए प्रतिपादक है? क्या क्या नाम है? नीरुस्वामी पिल्लई और राजरतन पिल्लई, ये दो ही लोग हैं जो इस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो हम लोग याद रखेंगे नादस्वरम, नादस्वरम से ये दोनों लोग संबंधित है। अगर क्वेश्चन आता है मेंडोलिन, मेंडोलिन से कौन संबंधित है? तो यू श्रीनिवासन और एक है तापस राय, तापस राय। ये दोनों किससे संबंधित है? मेंडोलिन से। एक है मृदंगम, मृदंगम किससे संबंधित है? आर.वी. राघवन और के.बी. प्रसाद। मृदंगम, मृदंगम से कौन संबंधित है? आर.वी. राघवन और के.बी. प्रसाद। इसको हम लोग याद रखेंगे। सारंगी, सारंगी वादक कौन है? तो एक है मुराद अली है। और नादस्वरम से कौन है? एक शेख चिन्मौला भी है, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। सारंगी से कौन है संबंधित? मुराद अली। और नादस्वरम से हमारे संबंधित है शेख चिन्ना मौला और राजतन पिल्लई और एक नीरुस्वामी पिल्लई। नेक्स्ट देखेंगे सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो सिंगलीलाला जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के और भी कुछ कुछ नेशनल पार्क है, उसको हम लोग देखेंगे। तो एक है सुंदरबन है, बुक्शा है, जल्दापाड़ा है, फिर जो है यहाँ पे नाओरा वैली भी है। हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ से कौन कौन संबंधित है। छत्तीसगढ़ से घासीदास है, कंगेर है, इंद्रावती है। कर्नाटक से देखेंगे अंसी और बन्नेर घाटा, अंसी और बन्नेर घाटक। फिर केरला से देखेंगे तो केरला से कौन सा है? एक साइलेंट वैली है, एक मतिकनेन है, मथिकेतन, केरल में मथिकेतन है और साइलेंट वैली है। जो ज़्यादा पढ़ते हो कहाँ पे है? केरल में लोग होते हैं और उनका माथा में क्या होता है? खराब होता है, मथिकेतन होता है। और वो लोग कैसे होते हैं? शांत होते हैं। फिर है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ का है? केरल का है। फ्लावर वैली उत्तराखंड का है। पीन वैली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल का एक और है, क्या है? गोरुमाड़ा, गोरुमाड़ा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? यहाँ पे पहली बार पूछ रहे हैं। ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग कब लिया था? तो 1920 में लिया था। ये कहाँ पे हुआ था? एंटवर्प ओलंपिक, एंटवर्प ओलंपिक था। पहला ओलंपिक में जो भाग लिया था इंडिया, वो कौन सा ओलंपिक था? एंटवर्प ओलंपिक था। राष्ट्र के तौर पे लिया था 1920 में। ये कहाँ पे है एंटवर्प ओलंपिक? तो ये बेल्जियम में हुआ था। इसमें जो है 5 एथलीट गए थे इंडिया की तरफ से। इसमें जो ध्वज वाहक थे वो कौन थे? पुरमा बनर्जी थे। और पहली बार इन्होंने 1900 में नॉर्मन पिर्जार 2 रजत जीता था दौड़ में, 2 रजत जीता था, जो सिल्वर मेडल जीता था किसमें? दौड़ में। फिर है भारत का पहला पदक कब आया था? तो 1952 में आया था हेलेंस्की में। के.डी. जाधव लाए थे कांस्य, ब्रोंज मेडल लाए थे कुश्ती में। पहला पदक कब आया था? ब्रोंज मेडल आया था 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में। हेलेंस्की कहाँ है? तो हेलेंस्की जो हमारा है फिनलैंड में है। फिनलैंड में हमारा हेलेंस्की है।
फिर है भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल बोले तो रजत, ये कहाँ पे था? भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल पूछ रहा है। सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज तो आया था 1952 में हेलेंस्की में केडी यादव लेके आए थे कुश्ती में। अगर सिल्वर मेडल पूछ रहा है, रजत पदक व्यक्तिगत रूप में 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर लेके आए थे एथेंस ओलंपिक में। किससे रिलेटेड है? कौन से गेम से रिलेटेड है? शूटिंग से है। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कब आया था? नीरज चोपड़ा जो सेकेंड है, लेकिन पहला जो है अभिनव बिंद्रा 2008 में शूटिंग के लिए लेके आए थे। ये कहाँ पे हुआ था? बीजिंग में हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक में भारत का भाग लिया था? तो 1964 में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? मूल अधिकारों की सूची में से किसको हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा दिया गया था। किस संविधान संशोधन से? तो ये 44वें संविधान संशोधन से। और ये कौन सा भाग था? तो किस संशोधन से हटा दिया गया है? तो इसको हम लोग देखेंगे आर्टिकल 31 से और 19 के 1F से। इससे जो इसको हटा दिया गया है। कह रहा स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस में है? आर्टिकल 19 से 22 में है। समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वलिटी किस में है? 14 से 18 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 25 से 28 में है। कह रहे हैं इसको अभी जो है मूल संपत्ति का अधिकार किस में है? तो ये आर्टिकल 300A 300 क या 300A बोले उसमें कानूनी अधिकार के रूप में है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 300 क में। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है? प्रतिषिद्ध करता है किसको? बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती किसी से काम करवाया जा रहा है फोर्सफुली, वो किस संविधान संशोधन में है? तो अनुच्छेद 23 में है। ये रुकता है कि बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध हम लोग नहीं कर सकते, गलत है। 21 आर्टिकल में है तो आर्टिकल 23 में है। अब एक एक आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद हमारा क्या है? 20, ये किस में है? तो अपराध दोष सिद्धि को दिखाता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 22 क्या है? कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये दिखाता है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मनपसंद खाना हम लोग खा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, विदेश में घूमने का अधिकार है हमारा। आर्टिकल 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम के बच्चों के कारखानों में नियोजन या प्रतिषेध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट पूछा है, तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो है वो कौन हो जाएगा? बृहद्रथ हो जाएगा। या क्वेश्चन आए मगध का अंतिम वंश कौन था? मौर्य वंश था। तो या फिर क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट या फिर मगध का अंतिम सम्राट, दोनों ही केस मंत्र क्या होंगे? बृहद्रथ हो जाएंगे। मौर्य वंश कम से कम तक रहा था 322 से 185 BC तक रहा था। फिर उसका चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, उसमें उनका शासन कब था? 322 से 298 BC। फिर बिंदुसार 298 से 273 BC। फिर लास्ट आते हैं अशोक महान, वो कब से कब तक रहे थे? 269 से 232 BC तक। अब है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में हम लोग जानेंगे तो इसके संस्थापक कौन है? यूपी बिहार जो इसका संस्थापक थे, जिसमें हम लोग इसको याद रख सकते हैं हसनम। तो पहला हमारा कौन सा था वंश? हर्यक वंश में कौन थे शासक? बिंबिसार। हम लोग याद रखेंगे, यहाँ बिंबिसार है, यहाँ पे बिंदुसार है। फिर है शिशुनाग के शासक कौन थे? संस्थापक थे शिशुनाग के, तो यहाँ पे शिशुनाग ही थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, लेकिन यहाँ पे है बिंदुसार है मौर्य वंश में शासन करने वाले। थर्ड है हमारा नंद वंश के संस्थापक कौन से हैं? महापद्म नंद। ठीक है, फिर है मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के महाराणा थे। और कौन से पुस्तक की रचना की थी? संगीत राज पुस्तक की रचना की थी। तो पूछ रहे कौन थे? तो वह महाराणा कुंभ थे। 1433 से 1468 में थे। उनका उपनाम था महाराणा कुंभकर्ण। वो किस वंश से थे? तो वंश था सिसोदिया वंश थे। इनका निर्माण कार्य देखेंगे तो इन्होंने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनाया था, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 3719 मीटर थी, जो 122 फीट की है। अब एक इन्होंने बनवाया था कुंभलगढ़ का किला, जो दूसरी लंबी दीवार है चाइना के बाद।
हम लोग देखेंगे विजय स्तंभ का उपनाम। विजय स्तंभ का उपनाम क्या है? भारतीय मूर्ति कला का विश्व घोष भी इसको कहते हैं, या फिर हिंदू देवी देवताओं का अजय भी बोलते हैं इसको। हम लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना किसने की थी? इसको हम लोग देखेंगे तो सर विलियम जोन्स, इन्होंने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसमें वो लोग क्या करते थे? ट्रांसलेट करते थे। जो भी हमारे यहाँ पे बुक्स लिखे हुए थे अलग अलग लैंग्वेज में, इनको इन लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन किया था। किसके द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया बुक था। अब है कि द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। हम लोग याद रखेंगे ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, इसमें द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है तो 1936 है। 1784 में क्या हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जॉन्स कब हुआ था? 1784 में। अगर इसमें द लग जाए, द एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना हो जाएगी 1885 में। और अगर हो जाए द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसकी स्थापना हो जाएगी 1832 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? झारखंड का पूछा सबसे ऊंचा शिखर, तो हो जाएगा पारसनाथ। तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? पारसनाथ। इस तरीके से हम लोग और भी स्टेट के शिखर को देखेंगे, जो ऊंची शिखर है, हाईएस्ट शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है। तो नंदा देवी देखेंगे, तो उत्तराखंड का है नंदा देवी, 7,816 मीटर है। 7,816 मीटर उत्तराखंड का नंदा देवी। फिर हम देखेंगे सिक्किम का ऊंचा चोटी, सिक्किम का क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जो 8,586 मीटर लंबा है। फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का क्या है? कांगटू। फिर हम लोग देखेंगे राजस्थान का, राजस्थान का है गुरु शिखर, जो 1722 है। फिर हम लोग देखेंगे अमसौत, यूपी का कौन सा है? अमसौत। फिर मेघालय का देखेंगे तो हो जाएगा शिलोंग पीक। मध्य प्रदेश का धूपगढ़, गुजरात का गिरनर, फिर ओडिशी का देमाली, तमिलनाडु का देदाबोता। इसको हम लोग याद रखेंगे। भारत के योजना आयोग के भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले तो योजना आयोग था, उसको अब बदल के क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। तो कब किया गया था? तो 2015 में, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का स्थापना होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है नीति का? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका क्या है? हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है नीति आयोग का? तो नीति आयोग का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। किसकी जगह पे आया है? तो योजना आयोग की जगह पे आया है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। इसको रद्द कब किया गया? 17 अगस्त 2014 को किया गया, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बनाया गया। यहाँ पे हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना में क्या था? 2012-17 का शासन था, 12-17 तक का क्या था? इसका सेशन था, लेकिन इसको बीच में ही रद्द कर दिया गया 2012 से 15 में। और 15 में नीति आयोग हमारा स्थापना हुआ, 2014 में हो गया था, और 2015 में नीति आयोग का स्थापना हो गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो अभी हमारे फिलहाल में कौन है? नरेंद्र कुमार मोदी। फिर नीति के प्रथम सीईओ, नीति के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। वर्तमान सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया थे। वर्तमान क्या है? तो सुमन केवैरी। याद हम लोग रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर अध्यक्ष की बोले तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। और सीईओ की बोलेंगे तो सिंधु श्री खुल्लर थे पहले। वर्तमान में कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनघड़िया थे। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केवैरी है वर्तमान में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? तो कितना था? 74.04%। ये अनुमानित क्या है? साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट, मतलब 7 साल से ऊपर के कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, पढ़ लिख सकते हैं।
तो इसमें कितनी जनसंख्या का क्या थी, साक्षर थी, तो 89.68 करोड़ इतनी जनसंख्या जो है वो साक्षर थी। 2011 में जो हमारा पुरुष साक्षरता दर था, 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है पुरुष साक्षरता दर कितना था, 82.14%। महिला साक्षरता दर कितना था, 65.46%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछे तो कहाँ का है स्टेट में, केरल का है, कितना, 93.91%। सेकंड कहाँ का था, मिजोरम का, 91.58%। यूटी में अगर पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो लक्षद्वीप में है, कितना, 92.28%। सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, तो पहला तो बिहार का है, दूसरा कम साक्षरता अरुणाचल प्रदेश का। बिहार का कितना, 61.8%, अरुणाचल प्रदेश का कितना, 65.4%। अगर यूटी की बात करें तो यूटी में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। कह रहा जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी। जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी 1798 में। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻11 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मैडम क्यूरी के बारे में जानेंगे तो इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है 2 बार। एक तो 1903 में मिला फिजिक्स के लिए और 1911 में मिला केमिस्ट्री के लिए। पहले इनको फिजिक्स के लिए मिला है, बाद में केमिस्ट्री के लिए मिला है, इस बात को याद रखेंगे। केमिस्ट्री वाला 1911 में और फिजिक्स वाला 1903 में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है। बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। इबोल की बात करें तो इबोल जो है वो वायरस से, विषाणु से होने वाला बीमारी है। मलेरिया तो हम लोग सब जानते हैं प्रोटोजोआ से होती है, जो मादा एनाफिलिस मच्छर से होती है। जो फीमेल मच्छर है मादा एनाफिलिस, उससे होती है मलेरिया। एक है जलांतक रेबीज, जिसको पानी से डर लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, इस किससे होती है, रेबीज से होती है। लेप्रोसी रोग में क्या होता है, इसमें त्वचा जो है सफ़ेद हो जाता है। और बैक्टीरिया से होने वाली और कौन कौन सी बीमारी होती है उसको हम लोग देख लेंगे। तो डिप्थीरिया होती है, प्लेग है, निमोनिया है, गोनेरिया है, सिफिलिस है, टिटनस है, हैजा है, टाइफाइड है, टीबी है, ये सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। हाल ही में किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। संवादात्मक भुगतान बोले तो बोलकर, हम लोग बोल के क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। कौन लॉन्च किया है, तो इंडिया। किस देश ने किया है, तो इंडिया ने किया है हेलो यूपीआई प्लस भारत बिल पे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग याद रखेंगे। कनेक्ट हुआ है हेलो यूपी प्लस भारत बिल पे, किससे कनेक्ट हुआ है, तो ये एनपीसीआई से कनेक्ट हुआ है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में। किसका एक्ट है ये, 2007 का एक्ट है। और लागू कब हुआ था, 2008 में लागू हुआ था। एनपीसीआई से सितंबर 2003 में यूपीआई लाइट एक्ट को भी लॉन्च किया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ओके। और इसमें कब बनाया था, 2016 में इसको बनाया गया था यूपीआई को। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। ये एक हमारा करंट अफेयर आ गया। 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है किस देश ने, तो अमेरिका ने। अमेरिका के जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, तो कहाँ पे घोषणा की है, तेलंगाना में। कौन सा है, जनजातीय विश्वविद्यालय सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोलने की, स्थापित करने की घोषणा की है, तो तेलंगाना में। एक है रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना लॉन्च हुआ था, ये भी है तेलंगाना की। फिर है विद्यार्थियों के लिए सीएम नाश्ता परियोजना, ये भी कहाँ की है, तेलंगाना की है, ओके। थैंक यू।